क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। दूसरा है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो पहला है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। दूसरा है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे। तो इनमें से पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। और दूसरा जो है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे, ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में होता है? कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में आता है? ए है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बी है लोकसभा भंग करना, सी है राज्यपाल की नियुक्ति, और डी है अध्यादेश जारी करना। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का विवेकाधिकार में आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति विवेक से पीएम नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, संसद के संयुक्त सत्र के संदर्भ में क्या है, कौन सा कथन सही है? संसद के संयुक्त सत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये है, यह केवल क्या विधायी गतिरोध के लिए होता है। दूसरा है, धन विधेयक पर संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। तो संसद के संयुक्त सत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी यह केवल विधायी गतिरोध के लिए होता है, यानी ये हमारा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होता है, तो इसलिए हमारा दूसरा जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अस्पष्ट गति, क्या कर रहा है क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ए है राज्यों के पास, बी है संसद के पास, सी है साझा रूप से, और डी है सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास। संसद यानी आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ए है किसी भी आपातकाल में, बी है केवल युद्ध में, सी है केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, और डी है कभी नहीं। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संघवाद को मजबूत करता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघवाद को मजबूत करता है? ए है एकल नागरिकता, बी है आपातकालीन प्रावधान, सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, और डी है राज्यपाल की नियुक्ति। तो निम्न में से कौन सा संघवाद को मजबूत करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र राज्य विवाद को संतुलन बनाए रखती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, कह रहा है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश किससे संबंधित होती है? कह रहा है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश किससे संबंधित होती है? ए है केंद्र राज्य पर बंटवारा, बी है पंचायत और नगर निकाय, सी है राज्यों का बजट, और डी है जीएसटी परिषद। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश किससे संबंधित होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत और नगर निकाय, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल नहीं होता है? कह रहा है, भारत में सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल नहीं होता है? ए है आंतरिक ऋण, बी है बाह्य ऋण, सी है ट्रेजरी, और डी है कर राजस्व। भारत में सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल नहीं होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर राजस्व। कर राजस्व ऋण नहीं, आय का स्रोत होता है, तो इसलिए सार्वजनिक ऋण में इसे शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी का उद्देश्य है। कह रहा है क्वेश्चन, हरित सकल घरेलू उत्पाद का उद्देश्य है। ए है औद्योगिक विकास, बी है पर्यावरणीय क्षति को शामिल करना, सी है कर संग्रह, और डी है निर्यात बढ़ाना। हरित सकल घरेलू उत्पाद का उद्देश्य क्या है, यही पूछ रहा है हमसे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय क्षति को शामिल करना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें पर्यावरण
क्षरण को लागत को घटाकर विकास आंका जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ है। क्वेश्चन है भारत में नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ है। ए है शून्य ऊर्जा उपयोग, बी है शून्य प्रदूषण, सी है उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन और डी है केवल नवीकरणीय ऊर्जा। तो भारत में नेट जीरो का लक्ष्य या अर्थ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेट जीरो कुल उत्सर्जन बराबर कुल अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानसून को कमजोर करता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानसून को कम करता है, कमजोर करता है? ए है ला नीना, बी है सामान्य जेट स्ट्रीम, सी है एल नीनो और डी है आईटीसी जेट का उत्तर की ओर खिसकना। तो इनमें से कौन मानसून को कमजोर करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल नीनो, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल नीनो सामान्यतः भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शैडो बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? कह रहा है शैडो बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? ए है सहकारी बैंक, बी है एनबीएफसीएस और सी है सार्वजनिक बैंक और डी है आरबीआई। तो शैडो बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनबीएफसीएस, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनबीएफसी बैंक जैसे कार्य करते हैं पर बैंक नहीं होते हैं। शैडो बैंकिंग यानी ये बैंक जैसे कार्य करेंगे लेकिन ये वास्तविक में बैंक नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? ए है समुद्री सुरक्षा, बी है समुद्री संसाधन का सतत उपयोग, सी है नौसेना विस्तार और डी है पर्यटन। तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन का सतत उपयोग, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधन से टिकाऊ विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। क्वेश्चन है भारत में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। ए है वन निजीकरण, बी है उद्योग विस्तार, सी है वनस्पति के अधिकार और डी है जैव विविधता निर्यात। भारत में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वनवासियों के अधिकार, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिनियम आदिवासी के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है और उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए है कर संग्रह, बी है उत्सर्जन नियंत्रण, सी है वन कटाई और डी है ऊर्जा सब्सिडी। तो कार्बन क्रेडिट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन नियंत्रण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? ए है निजी अस्पताल, बी है निजी स्कूल, सी है सड़क और डी है होटल। तो इनमें से कौन से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क। सड़क गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है क्लाइमेट रेजिलियंस का अर्थ है। क्वेश्चन है क्लाइमेट रेजिलियंस का अर्थ है। ए है उत्सर्जन रोकना, बी है जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और सी है मौसम पूर्वानुमान और डी है आपदा राहत। तो क्लाइमेट रेजिलियंस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति अनुकूलन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बदलती जलवायु के प्रभाव सहने की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जनगणना भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? कह रहा है जनगणना भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? ए है वित्त, बी है गृह, सी है सांख्यिकी और डी है कानून। तो भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। जनगणना भारत के गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा सही है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा सही है? ए है चराई की अनुमति होती है, बी है मानव गतिविधि सीमित होती है, सी है निजी भूमि शामिल होती है और डी है केवल केंद्र घोषित करता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव गतिविधि सीमित होती है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है
मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। 3 आरबीआई और 3 केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता? ए है राष्ट्रपति, बी है संविधान, सी है मंत्रिपरिषद और डी है संसद। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य मंत्रिपरिषद। ये राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? कह रहा है क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ए है CO2, बी है SO2 और NO, सी है मीथेन और डी है ओजोन। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा को मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका का संवैधानिक आधार है? क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका का संवैधानिक अधिकार ए है भाग 8, बी है भाग 9, सी है भाग 9(1) और डी है भाग 10। तो भारत में नगर पालिका का संवैधानिक आधार क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भाग 9(a). कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 और अमेंडमेंट एक्ट 74 के अंतर्गत ये संशोधन में जोड़ा गया था नगर पालिका को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ है? कह रहा शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ है। ए है घाटा शून्य, बी है हर व्यय का नया औचित्य, सी है केवल पूंजीगत व्यय और डी है कर रहित बजट। तो शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर व्यय का नया औचित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक सबसे अधिक उपयोग होती है? क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक सबसे अधिक उपयोगी होती है। ए है सीधे तथ्य प्रश्न, बी है मैप आधारित, सी है बहुकथन प्रश्न और डी है वर्षा आधारित प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए